हेलो दोस्तों, मैं अर्चना कुमारी बीपीएससी मेकर में आपका स्वागत करती हूँ। पिछले पार्ट में हमने मध्यकालीन बिहार के बारे में पढ़ा था। अब हम आधुनिक बिहार के बारे में पढ़ेंगे। आधुनिक काल की शुरुआत प्राय 18वीं सदी के प्रारंभ से मानी जाती है। हालांकि बिहार में यूरोपियों का आगमन 17वीं सदी के प्रारंभ में ही आरंभ हो गया था। 1711 में डचों ने मुगल सम्राट जहांदार शाह से बंगाल एवं बिहार में व्यापार हेतु कुछ रियायतें प्राप्त की थी। अलीवर्दी खां 1732 ईस्वी में बिहार का नायाब नाजिम तथा 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। उसने भोजपुर, टेकारी, चकवारा, बेतिया, तिरहुत आदि क्षेत्रों में विद्रोही शासकों को शांत कर शांति व्यवस्था कायम की। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां ने 1750 ईस्वी में सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। 9 अप्रैल 1756 को नवाब अलीवर्दी खां की मृत्यु के पश्चात सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। प्लासी का युद्ध, जो 23 जून 1757 को नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ, में अंग्रेजों की जीत हुई। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया और उसके पुत्र मीरन को बिहार का उप नवाब बनाया गया, परंतु बिहार की वास्तविक सत्ता राम नारायण के हाथों में बनी रही। मुगल सम्राट अली गौहर अपने को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा का आधिपत्य मानता था। प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल की राजनीतिक अस्त-व्यस्त को देखते हुए उसने बिहार पर आक्रमण किया, जिसमें उसकी पराजय हुई। 1760 में अली गौहर, जिसे अब शाह आलम द्वितीय की उपाधि धारण कर ली थी, ने बिहार पर आक्रमण किया, परंतु धन एवं साधन के अभाव में उसका यह अभियान भी बेकार साबित हुआ। 1760 ईस्वी में मीर कासिम अंग्रेजों की सहायता से बंगाल का नवाब बना। बक्सर का युद्ध, अंग्रेजों ने मीर कासिम के स्वच्छंद आचरण को देखकर उसे नवाब पद से हटाने का निर्णय किया। मीर कासिम भागकर पहले पटना आया और फिर लखनऊ जाकर नवाब शुजा-उद-दौला से सहायता मांगी। उन दिनों मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी अवध में ही उपस्थित थे। मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक गुट का निर्माण कर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध बक्सर में किया, परंतु 22 अक्टूबर 1764 में सर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजों को सेना में उन्हें पराजित कर दिया। बक्सर युद्ध के पश्चात बिहार प्रशासन मिर्जा मोहम्मद कासिम खां के द्वारा बिहार के डिप्टी गवर्नर धीरज नारायण, राजा राम नारायण का भाई, के सहयोग से चलाया जा रहा था। दीवानी अधिकारी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला। 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा के क्षेत्रों में दीवानी लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया। एक अलग संधि के माध्यम से कंपनी ने बिहार का प्रशासन चलाने के लिए उप प्रांतपति का पद बनाया। बिहार के कुछ महत्वपूर्ण उप प्रांतपतियों में राजा राम नारायण तथा सिताब राय का नंद प्रमुख है। 1761 में राजबल्लभ भी बिहार के नायाब के पद पर रहे। 1766 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी सैमुअल मिनरल को धीरज नारायण और राजा सिताब राय के साथ एक प्रशासन मंडली का सदस्य किया गया। 1767 में धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा नायाब दीवान बनाया गया। उसी वर्ष टॉमस रॉम्बोल्ड पटना फैक्ट्री का मुख्य अधिकारी नियुक्त हुआ। 1769 में प्रशासन चलाने के लिए अंग्रेज निरीक्षकों की बहाली हुई। इस अवधि में लगान वसूली का काम अत्यधिक कठोर और अन्यायपूर्वक ढंग से किया रहा, जिससे कृषक वर्ग तथा आम आदमी की हालत दयनीय होती गई। 1770 में बिहार और बंगाल में भीषण अकाल पड़ा। 1770 में एक लगान परिषद का गठन हुआ, जो रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से जाना गया। लगान परिषद के अध्यक्ष के रूप में जॉर्ज बेसी स्टॉर्ट 1770 से 73 के बीच, क्रमशः थॉमस 1773 से 75, फिलिप मिलनर
डेक्सटिन 1775 से 76, इसाक सेज 1776 से 70 तथा इवान 1777 से 80 को नियुक्त हुई। 1781 में लगान परिषद को समाप्त कर दिया गया और उस स्थान पर रेवेन्यू चीफ बिहार का पद सृजित हुआ। विलियम मैक्सवेल उस पद पर नियुक्त हुए। 28 अगस्त 1771 के पत्र द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैध शासन को समाप्त करने की घोषणा की, जिसके द्वारा वारेन हेस्टिंग्स को पहला गवर्नर नियुक्त किया गया। 3 अप्रैल 1772 को वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल के गवर्नर का पद संभाला। गोलघर का निर्माण 1783 में बिहार में पुनः अकाल पड़ा। जॉन शोर को इसके कारण एक प्राकृतिक की नियुक्ति किया गया। जॉन सर के एक अन्नागार का निर्माण के सुझाव पर 1784 में पटना में गोलघर का निर्माण हुआ। फौजदारी प्रशासन में अंग्रेजों के नियंत्रण में आया। 1790 में अंग्रेजों ने फौजदारी प्रशासन को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। पटना के पहले मजिस्ट्रेट के रूप में चार्ल्स फ्रांसिस ग्रैंड नियुक्त हुए। 1865 में पटना और गया जिले अलग अलग संगठित किए गए। 1866 में सारण जिले को 2 भागों में बांटा गया, एक भाग सारण और दूसरा चंपारण कहलाया। 1875 में तिरहुत को भी मुजफ्फरपुर और दरभंगा की 2 इकाइयों में विभाजित कर लिया गया। जमींदारों को प्रभावित करने के लिए सम्मान। 1857 की क्रांति के पश्चात अंग्रेजों ने जमींदारों को प्रभावित करने के लिए उन्होंने उपाधि एवं सम्मान दिए। सम्मान एवं पुरस्कार पाने वाले में सासाराम के शाह कबीरुद्दीन, बाढ़ के मुंशी अमीर एवं मुजफ्फरपुर के कुलदीप नायर सिंह सम्मानित हुए। उन सम्मानों के द्वारा अंग्रेज जमींदार को अपना समर्थन बनाने में कामयाब हुए। आरंभ में अंग्रेज दरभंगा महाराज और डुमराव के महाराज से काफ़ी मित्रता थी और उनसे संतुष्ट हो गए। नील विद्रोह 1860 से 61 में बंगाल में नील विद्रोह हुआ। इस समय उत्तरी बिहार के दरभंगा एवं बेतिया जिले में भी जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी एवं खेतिहर मजदूरों के साथ पशुवत व्यवहार किया जाता था। बंगाल के नील विद्रोह का प्रभाव बिहार पर भी पड़ा। 1866 में पंडौल, मधुबनी और 1867 में चंपारण में नील विद्रोह हुआ, किंतु यह जल्दी शांत पड़ गया। ब्रिटिश सत्ता की चुनौती 1757 से 1857 तक अर्थात प्लासी की लड़ाई में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बिहार के स्थानीय लोगों द्वारा अंग्रेजों की सत्ता को संगठित और असंगठित रूप से चुनौती दी जाती रही। इन चुनौतियों में बहावी आंदोलन और विभिन्न जनजातीय विद्रोह प्रमुख है। बिहार, बंगाल और उड़ीसा ही एक सम्मिलित क्षेत्र है तथा अंग्रेजों ने आरंभिक सफलता के सत्ता स्थापित कर विस्तार का काम शुरू किया, अतः यही क्षेत्र अंग्रेजी राज्य के अत्याचार से पहले प्रभावित हुआ। इन्हीं इलाकों के लोगों ने सर्वप्रथम विद्रोह किया, जिसमें बिहार का स्थान अग्रिम है। अंग्रेजी विरोधी संघर्ष का यह आरंभिक चरण था, जिसे प्रोटो नेशनलिज्म या पूर्व राष्ट्रीयता का चरण माना जाता है। स्वतंत्रता संघर्ष का दूसरा चरण राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में उभरा। 18वीं सदी के उत्तरार्ध से ही देश में राष्ट्रीय चेतना जागृत होने लगी। संघर्ष के दूसरे चरण के अंतर्गत भी बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। देश में पहली बार सत्याग्रह का सफल प्रयोग चंपारण में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ। फिर खिलाफत, असहयोग, होम रूल, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन के विविध चरणों में बिहार की जनता ने सक्रिय भूमिका निभाई। इस चरण में बिहार ही एक अलग पहचान बनी। बहावी आंदोलन। बहावी मत के आदि प्रवर्तक अरब का अब्दुल अल बहाव 1703 से 87 इन्हीं के नाम पर इस आंदोलन का नाम बहावी आंदोलन पड़ा। भारतवर्ष में इस आंदोलन के जन्मदाता और आदि प्रचारक उत्तर प्रदेश के रायबरेली में 1786 में पैदा हुए सैयद अहमद बरेली थे। पहली बार पटना आने पर सैयद अहमद
हुसैन को अपना मुख्य प्रतिनिधि नियुक्त किया था। दोबारा 1821 को आने पर उन्होंने यह 4 खलीफा नियुक्त किए थे, जिसके नाम थे मोहम्मद हुसैन, विलायत अली, इनायत अली और फरहत अली। 1831 में बालकोट की लड़ाई में सिखों के खिलाफ लड़ते हुए सैयद अहमद की मृत्यु हो गई। इस लड़ाई में सिखों का सेनापति शेर सिंह था। सैयद अहमद की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी तो दिल्ली के मोहम्मद नसरुद्दीन को मिला, किंतु आंदोलन का व्यावहारिक नेतृत्व विलायत अली के पास रहा। वहाबी आंदोलन मूलतः मुस्लिम समाज में एक सुधारक आंदोलन था। इस ब्रिटिश विरोधी आंदोलन के 2 मुख्य केंद्र थे। पश्चिमोत्तर सीमांत के अफगान कबीलों की मदद से वहाबियों ने सिताना में एक स्वतंत्र राज्य का गठन किया, जहां सैनिक और आर्थिक साधन पहुंचाने के लिए पटना में एक केंद्र बनाया, जहां से धन और स्वयंसेवक सितना भेजे जाते थे। बंगाल का फराइजी आंदोलन इसी आंदोलन से प्रेरित था, जिसके नेता हाजी शरीयतुल्लाह थे। 1828 से 1868 तक पटना इसका मुख्य केंद्र था। 1857 के विद्रोह के समय पटना के वहाबी आंदोलनकर्मी काफ़ी सक्रिय रहे। बिहार में वहाबी आंदोलन का दमन करने का उद्देश्य 1863 में अम्बेला और 1865 में वहाबियों पर राजद्रोह के मुकदमे चलाए गए और अनेक नेताओं को कारावास की सजा दी गई। 1868 में पटना में चुन्नी एवं मोहम्मद इस्माइल को गिरफ्तार किया गया। 1869 में अमीर खां एवं उसके साथियों को आजीवन कालापानी की सजा देकर अंडमान निकोबार भेजा गया। हालांकि इसके बाद यह आंदोलन स्थिर पड़ता गया, परंतु ब्रिटिश शासन की यह एक महत्वपूर्ण विद्रोह था। वहाबियों ने ब्रिटिश संस्थान के बहिष्कार का पहला उदाहरण प्रस्तुत किया, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने भी अपनाया। वहाबी आंदोलन केवल धार्मिक आंदोलन नहीं था, बल्कि यह साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई थी। इसके अनुयायी अपने आप को अहले हदीस कहते थे। नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 ईस्वी। बिहार में शेरों के उत्पादन का मुख्य केंद्र हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया था। शेरे की मिट्टी इकट्ठा करने और उसे तैयार करने का नाम नोनिया करते थे। शेरा का उपयोग मुख्यतः बारूद बनाने में होता था। ब्रिटिश हुकूमत की क्रूरता का शिकार इन्हें भी होना पड़ा। अंततः इन्होंने अंग्रेजी राज के विरुद्ध छोटे मोटे ही सही किंतु विद्रोह किए। लोटा विद्रोह 1856। सन 1857 की क्रांति के पहले ही मुजफ्फरपुर में अंग्रेजी राज के प्रति जनता में असंतोष फैला हुआ था। यहाँ के प्रत्येक कैदी को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था, किंतु सरकार ने नियम लिया कि पीतल के लोटे की जगह मिट्टी के बर्तन दिए जाएंगे। इसका कैदियों ने कड़ा विरोध किया। फलतः सरकार ने कैदियों को पुनः पीतल का लोटा देना शुरू किया। इस विद्रोह को लोटा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। 1857 की क्रांति के पूर्व बिहार में आंदोलन एवं विद्रोह। सन 1767 में छोटानागपुर, वर्तमान में झारखंड राज्य में स्थित के आदिवासियों ब्रिटिश सेना का धनुष बाण एवं कुल्हाड़ी से लैस होकर विरोध करना शुरू कर दिया गया था। घंटशिला सन 1773 में भयंकर विद्रोह हुआ था। आदिवासियों ने दामनी बंदोबस्त 1793 में जमीन तहत जमीन की पैमाइश और नई जमावट का घोर विरोध किया गया। 1793 से 1800 ईस्वी के मध्य पंचेत तथा अन्य क्षेत्र में विद्रोह होते रहे। 1771 के बाद से पलामू और छोटानागपुर क्षेत्र में मुंडा और उराव जनजाति के लोगों का विद्रोह ब्रिटिश सरकार का विरोध किया। 1767 में तमार के विरोधियों ने भी साथ दिया। सन 1819 से 20 ईस्वी में रुदन और कांता के नेतृत्व में तमार के मुंडा लोगों ने भी भीषण युद्ध कर लिया। कई महीने तक संघ तथा सैनिक कार्रवाई के बाद ये लोग अंग्रेजी सरकार की गिरफ्त में आए। अब तमार विद्रोह 1779 से 1794। 1779 में छोटानागपुर के उराव जनजाति द्वारा
जमीन के शोषण के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत हुई। यह विद्रोह 1794 तक चलता रहा। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1809 में ब्रिटिश सरकार ने छोटा नागपुर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जमींदारी पुलिस बल की व्यवस्था की। चेर विद्रोह 1800 से 2 ईस्वी 1770 के आसपास से ही अंग्रेज पलामू के दुर्ग पर कब्जा करने के लिए प्रयासरत थे। अंग्रेजों ने पलामू के चेर शासक छत्रपति राय से दुर्ग की मांग की, किंतु छत्रपति राय ने दुर्ग समर्पण से मना कर दिया। इससे अंग्रेजों तथा चेर शासकों के बीच युद्ध हुआ। अंततः 20 फरवरी 1771 में इस दुर्ग पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। 1783 में अंग्रेजों के समर्थन से चूड़ामन राय शासक बना। इसके विरुद्ध धीरे धीरे असंतोष बढ़ता गया। 1800 में चेरों के विरोध ने खुले विद्रोह का रूप धारण कर लिया। भूषण सिंह, जो स्वयं एक चेर थे, के नेतृत्व में पलामू रियासत के लोगों ने विद्रोह का झंडा बुलंद किया। 1802 में भूषण सिंह पकड़े गए, उन्हें फांसी दे दी गई, परंतु इसके बाद भी विद्रोह जारी रहा। हो विद्रोह 1820 से 21 अंग्रेजों द्वारा संरक्षित सिंह भूमि वर्तमान राजा जगन्नाथ सिंह ने जब जनजातियों के दमन करना चाहा, तब 1820 से 21 में छोटा नागपुर के हो लोगों ने जबरदस्त विद्रोह किया। अंग्रेजों ने हो लोगों को बेवकूफ़ बनाने हेतु हो के राजा के विरुद्ध सहायता देना स्वीकार किया, परंतु कालांतर में धोखा दे दिया। इससे वहां के हो जनजाति के लोग और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष हुआ। 1821 में 1 महीना तक अंग्रेज सेना का डटकर मुकाबला करने के बाद अंततः हो लोग मजबूर होकर अंग्रेजों से समझौता करना पड़ा। कोल विद्रोह 1831 से 32 ईस्वी 1831 में छोटा नागपुर क्षेत्र में यह विद्रोह भारत के इतिहास में अपना एक अविस्मरणीय स्थान रखता है। इस विद्रोह का मुख्य कारण भूमि संबंध असंतोष था। वास्तव में यह मुंडाओं का विद्रोह था, जिसे हो, उराव एवं अन्य जनजाति के लोग भी शामिल थे। हो और मुंडा लोगों पर ही परंपरागत रूप से गम्यत प्रशासन और लगान वसूली की जिम्मेदारी होती थी, परंतु ब्रिटिश सरकार ने इस अंचल की जमींदारी विभिन्न राजाओं को दे रखी थी। ये जमींदार अपनी रैयतों से अनाप शनाप कर वसूल करते थे, जिससे वहाँ के निवासी कोलों का असंतोष बढ़ने लगा। परंतु कोल विद्रोह का तत्कालीन कारण छोटा नागपुर के महाराजा भाई हरनाथ शाही द्वारा इसका जमीन को छीनकर अपने प्रिय लोगों को सौंप दिया जाना था। शोषणकारी व्यवस्था के विरुद्ध रांची, हजारीबाग, पालमू मानभूमि के पश्चिम हिस्से में फैले इस विद्रोह का प्रमुख नेता बुद्धू भगत, विद्रायन सिंगरायन एवं सुरगा मुंडा। बुद्धू भगत उनके परिजनों के साथ इस विद्रोह में 800 से 1000 लोग मारे गए। सिंगराम बिंदराय एवं सुरगा अंत तक लड़ते रहे, लेकिन अंततः 19 मार्च 1832 को उन्हें अंग्रेजी सेना के समक्ष आत्मसमर्पण करना पड़ा। भूमिज विद्रोह अंग्रेजी 1832 से 33 अंग्रेजी सरकार ने वीरभूमि के जमींदारों पर इतना राजस्व बढ़ा दिया कि उसे चुका कर भरण पोषण कर पाना किसानों और छोटे जमींदार के लिए कठिन हो गया। वे बाहरी साहूकार के कर्ज से दब गए। इस संकट को समाप्त करने के लिए यह एक 1832 में गंगा नारायण के नेतृत्व में जारी हुआ। संथाल विद्रोह 1855 से 56 संथाल विद्रोह का प्रभाव मुख्यतः भागलपुर से लेकर राजमहल, वर्तमान में झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्र में रहा। जमींदारों और साहूकारों के शोषण और अत्याचारों के ठेकों के द्वारा संथालों से बेगारी कराने के साथ साथ पुलिस या प्रशासन की कठोर कार्रवाई आदि संथाल विद्रोह के अनेक कारण थे। संथाल विद्रोह का नेतृत्व हालांकि 4 भाई सिद्धू, कानू, भैरव और चांद ने किया। इनमें से सिद्धू और कानू ने अधिक सक्रिय योगदान किया। यह विद्रोह संघर्ष लगभग 1 साल तक जारी रहा।
जिसमें अंग्रेजों की आधुनिकतम शस्त्र से लैस सेना के साथ संघर्ष करते हुए अनेक संथाल नेता शहीद हो गए। 1880 से 81 में संथालों ने पुनः विद्रोह किया, परंतु इस बार भी वे दबा दिए गए। सरदारी लड़ाई और मुंडा विद्रोह 1858 से 1865 और 1865 से 1901। मुंडा सरदारों का आंदोलन सरदारी लड़ाई के नाम से प्रसिद्ध है। यह सरदारी आंदोलन रांची से आरंभ हुआ और शीघ्र इसी भूमि में फैल गया। 1858 में आरंभ हुआ यह आंदोलन 30 वर्षों तक जारी रहने के बाद बिरसा मुंडा के नेतृत्व परवान चढ़ा। बिरसा आंदोलन एक सुधारवादी प्रयास के रूप में आरंभ हुआ। बिरसा ने नैतिक आचरण की शुद्धता, आत्मसुधार और एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। उन्होंने एक ईश्वर सिंह बोग की पूजा का निर्देश दिया। बिरसा की बढ़ती लोकप्रियता को ईसाई मिशनरी अपने धर्म प्रचार के मार्ग में बाधक मानने लगे। फलतः उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, परंतु 1867 में उन्हें रिहा कर दिया गया। 1898 में आंदोलन शुरू किया गया। 1899 में बिरसा ने आंदोलन का नेतृत्व आरंभ किया। ईसाई मिशनरियों पर आक्रमण किया गया। उसने ब्रिटिश सत्ता के अस्तित्व को अस्वीकार करते हुए अपने अनुयायियों को सरकार से लगान न देने का आदेश दिया गया। इस आंदोलन के विरुद्ध सरकार ने दमन चक्र चलाया और 3 मार्च 1900 को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। 1901 में जेल में ही है जिससे उनकी मृत्यु हो गई। उलगुलान विद्रोह 1895 से 1900 के बीच हुई जातीय विद्रोह में सबसे संगठित और व्यापक था मुंडा विद्रोह। ब्रिटिश प्रशासन एवं जमींदारी साहूकार शोषण के विरुद्ध बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आदिवासी ने रांची, शिवभूमि, खूंटी, तामार आदि क्षेत्र में शस्त्र या उग्र प्रतिरोध किया। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुई इसी प्रबल प्रतिरोध को उलगुलान विद्रोह कहा जाता है। सफार विद्रोह 1870 ईस्वी में आंदोलन के जन्मदाता बाबा भागीरथी मांझी थे। सफाहोड़ विद्रोह आंदोलन का स्वरूप धार्मिक था, परंतु उसका लक्ष्य राजनीतिक था। आंदोलनकारी राम नाम का हमेशा जाप करते थे। ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा सबसे उनका राम जाप एक अन्य धार्मिक विश्वास पर पाबंदी लगा दी गई। सबसे ब्रिटिश शासन उनका विरोध बढ़ता चला गया। कालांतर में सफाहोड़ आंदोलन के नेता लाल हेम्बर्ट तथा पैक मुर्मू को डाकू घोषित कर दिया गया। वे बाहरी साहूकार के कर्ज से दब गए थे। लाल हेम्बर्ट ने आज़ाद हिंद फौज के अनुरूप संथाल परागण में देशद्रोह दल का गठन किया। सन 1945 में लाल हेम्बर्ट महात्मा गांधी के आदेश पर आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन साक्ष्य के अभाव में 1946 में वे रिहा हो गए। ताना भगत आंदोलन का शुभारंभ 21 अप्रैल 1921 को गुमला जिले के बिशनपुर प्रखंड के नवाटोली ग्राम से हुआ। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप एक नया धार्मिक आंदोलन उराव द्वारा आरंभ किया गया, जिसमें कुरुख धर्म या कुरुखों का धर्म कहा गया। जतरा भगत इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ताना भगत आंदोलन बिहार की जनजातियों का राष्ट्रीय आंदोलन की धारा में आत्मसात होने के सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक उदाहरण है। मूलतः यह आंदोलन भी जमींदारों, प्रशासन तथा दिकुओं के अत्याचारों के विरुद्ध था, किंतु इसमें हिंसात्मक संघर्ष के बदले संवैधानिक संघर्ष का रास्ता अपनाया गया था। ये आंदोलनकारी कांग्रेस के कार्यक्रम और गांधी जी के सिद्धांतों से प्रभावित था, जिसमें खादी का प्रचार किया तथा ईसाई धर्म प्रचारकों का विरोध किया। इसकी मुख्य मांगें थी स्वशासन का अधिकार, लगान का बहिष्कार, मनुष्य में समानता। 1919 तक इस आंदोलन का बृहत स्तर पर प्रसार हो चुका था। असहयोग आंदोलन के समय ताना भगत आंदोलनकारियों ने इसे में भाग लिया और मंदिरा त्याग, मंदिरों की दुकान पर धरना आदि कार्यक्रम का समर्थन किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में भी आंदोलनकारी काफ़ी सक्रिय रहे। डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद एवं कृष्ण बल्लभ सहाय को अपना मार्गदर्शन मानते थे। शिबू, माया देवी आदि इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। स्वतंत्रता आंदोलन और बिहार 1857 से 1947। 1857 का विद्रोह। 1857 की क्रांति की शुरुआत बिहार में 7 जून 1857 को देवघर जिले अब झारखंड में रोहिणी गांव में सैनिकों के विद्रोह से हुआ। यह 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय था। इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्की एवं सहायक सर्जन ग्रांट मारे गए। इस विद्रोह को मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा सख्ती से कुचल डाला गया। विद्रोह में शामिल तीनों सैनिकों को 16 जून को फांसी दे दी गई। 3 जुलाई 1857 को पटना सिटी के एक पुस्तक विक्रेता पी रैली के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष हुआ। पटना सिटी की चौक तक के इलाके को विद्रोहियों ने अपने कब्जे में ले लिया। इस विद्रोह में अफीम व्यापार का एजेंट आर लॉयल मारा गया, परंतु कमिश्नर टेलर ने इस विद्रोह को बलपूर्वक दबा दिया। पीर अली के घर को नष्ट कर दिया गया था। पीर अली समेत 17 व्यक्ति को फांसी दे दी गई। 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में भी असंतुष्ट सैनिकों ने इस अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। उसी दिन दानापुर के 3 रेजिमेंट के सैनिक विद्रोही हो गए और उन्हें शाहाबाद में पहुंचकर जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह से मिलकर विलाप प्रारंभ किया। सिंह कमिश्नर टेलर के आग्रह से ठुकराकर अपने 4000 सैनिकों के सहयोग प्रारंभ किया। सबसे पहले उन्होंने 27 जुलाई को आरा पर नियंत्रण कर लिया। आरा में हुए युद्ध में कैप्टन डनबर सहित कई अंग्रेज सैनिक मारे गए। 30 जुलाई 1857 को सरकार ने तत्कालीन सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना जिले में सैनिक शासन कर दिया। कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा। इसके बाद कुंवर सिंह ने नाना साहब से मिलकर 26 मार्च 1858 को आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को कुंवर सिंह पराजित किए, लेकिन इस लड़ाई से पूर्व शिवपुर घाट में नदी को पार करते समय ब्रिगेडियर डगलस की तोप के गोले से उनका बायां हाथ पूरी तरह से घायल हो गया। 2 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। संघर्ष के क्रम में उसके भाई अमर सिंह को आगे बढ़ाया। शाहाबाद में उसका नियंत्रण बना रहा। 9 नवंबर 1858 तक अंग्रेज का इस क्षेत्र पर अधिकार नहीं हो सका। महारानी के क्षमादान घोषणा के बाद इस क्षेत्र में विद्रोहियों ने हथियार डाला। होम रूल आंदोलन। 1916 ईस्वी में भारत में होम रूल आंदोलन का प्रारंभ श्रीमती एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास तथा बंगाल तिलक के नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना हुई। 16 दिसंबर 1916 में पटना में मजरूल हक के नेतृत्व में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पटना में होम रूल की स्थापना पर विचार विमर्श के उपरांत बिहार में होम रूल की शाखा की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष मौलाना मजरूल हक बनाए गए। चंद्रेश्वरी सहाय वैद्यनाथ नारायण सिंह थे। चंपारण सत्याग्रह। बिहार का चंपारण जिला 1719 में महात्मा गांधी द्वारा भारत में सत्याग्रह के प्रयोग का पहला स्थान था। उस समय वह अंग्रेज भूमिपतियों और किसानों को बलवत नील की खेती के लिए बाध्य किया जाता था। किसानों को प्रत्येक बीघे पर 3 कट्ठे में नील की खेती अनिवार्य करनी होती थी, जिसमें से 3 कट्ठिया व्यवस्था कहा जाता था। इसके बदले उन्हें उचित मजदूरी भी नहीं मिलती थी, जिसके कारण किसान और खेतिहर मजदूरों में भयंकर आक्रोश था। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने इस समस्या की तरफ से देशवासियों का ध्यान आकृष्ट किया। ब्रजकिशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें समस्याओं के निदान के लिए एक समिति की गठन की बात कही गई। मुरली भारवा गांव के निवासी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी कोलकाता से 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे। वहां से मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा होते हुए 15 अप्रैल 1917 को मोतिहारी चंपारण पहुंचे। स्थानीय प्रशासन ने हालांकि उनके आगमन तथा आचरण को
गैर कानूनी घोषित कर दिया, गिरफ्तार कर लिया। किंतु बाद में बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल एडवर्ड गेट ने गांधी जी की वार्ता के लिए बुलाया और किसान के कष्टों को जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया प्रस्ताव रखा, जो बाद में चंपारण कमेटी कहलाया। आरंभिक किसान आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह की सफलता ने छपरा के विभू शरण प्रसाद एवं अन्य किसानों को भी शोषण और अत्याचार के विरुद्ध लड़ने की प्रेरणा दी। जून 1919 में मधुबनी जिले के किसानों को दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन के लिए स्वामी विद्यानंद का नाम से विख्यात विभू शरण प्रसाद ने संगठित किया। लगान वसूली के क्रम में राज्य के कुमशतों के अत्याचार के विरोध और जंगल से फल और लकड़ी प्राप्त करने के अधिकार की प्रस्तुति इस आंदोलन की मुख्य विशेषता थी। आंदोलन का विस्तार धीरे धीरे पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर और मुंगेर जिलों तक हो गया। दरभंगा महाराज ने आंदोलन का प्रभाव नष्ट करने के लिए एक प्रांतीय प्रशासन का गठन 1922 में कराया। कालांतर में महाराजा इन किसानों की मुख्य मांगें स्वीकार कर ली और आंदोलन स्थिर पड़ गया। किसान सभा 1922 से 23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया गया। 4 मार्च 1928 को बिहटा, पटना में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की औपचारिक संस्था की स्थापना की। 1929 में सोनपुर मेला में आयोजित बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई। स्वामी सहजानंद इसके अध्यक्ष और श्री कृष्ण सिंह इसके सचिव बने। इसे बिहार के गांव में फैलने में उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल संस्कृत्यायन, पंचानंद शर्मा, यदुनाथ शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला। 1935 में किसान सभा ने जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव पास किया। कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर जिले में बढ़िया ताल या बकासत आंदोलन चला। 1936 में लखनऊ में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। प्रोफेसर A.G. रंगा को इसका सचिव बनाया गया। मजदूर आंदोलन। दिसंबर 1919 में जमशेदपुर व जमालपुर में मजदूरों की हड़ताल हुई। 1920 में S.N. हल्दर और व्योमकेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन तथा 1929 में मनिक होमी के नेतृत्व में जमशेदपुर लेबर फेडरेशन की स्थापना हुई। सुभाष चंद्र बोस, प्रोफेसर अब्दुल बारी, जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ल, वसवांशी, ब्रजनंद शर्मा, वालेश्वर सिंह आदि मजदूर आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता थे। 1929 में झरिया में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को आगामी अध्यक्ष चुना गया। 1937 से 1939 के बीच तथा आगे भी बिहार में अनेक स्थानों पर हड़तालें हुई। इस आंदोलन के क्रम में जमशेदपुर में दिए गए भाषण के लिए जयप्रकाश नारायण को 18 फरवरी 1940 को गिरफ्तार करके 9 महीने की कड़ी सजा दी गई। 1942, 44, 1947 में अनेक सभा एवं हड़तालों का आयोजन हुआ। युवा पटना युवा संघ 1927 में पटना युवा संघ की स्थापना हुई। 1929 तक इसकी शाखाएं बिहार के अनेक नगरों में स्थापित हुई। इसके फलस्वरूप बिहार में युवा आंदोलन ने जोर पकड़ा। खिलाफत आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जब विजयी राष्ट्रों ने तुर्की के सुल्तान के साथ अन्याय व्यवहार किया तो ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के स्वशासन की मांग पर सहानुभूति विचार करने और अपने आश्वासन को पुनः पूरा नहीं किया तो भारतीय मुसलमान तथा राष्ट्रवादी को गुस्सा भड़क उठा। इसके परिणत खिलाफत आंदोलन 1919 से 23 के रूप में उभरी। इसमें मौलाना मजरूल हक का सक्रिय सहयोग रहा। 16 फरवरी 1919 को पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा हुई, जिसमें मित्र राष्ट्रों द्वारा उचित व्यवहार के लिए लोकमत बनने की बात कही गई। 30 नवंबर 1919 को एक सभा में हसन इमाम ने
शांति समारोह के बहिष्कार की बात की। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में रांची में भी एक ऐसा ही प्रस्ताव पारित किया गया। 19 मार्च 1920 को मुसलमानों ने समूचे बिहार में हड़ताल एवं उसकी व्यापक असर हुआ। अप्रैल में खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता मौलाना शौकत अली पटना आए और 1919 में खिलाफत आंदोलन पूरे बिहार में फैल गया। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 1920 में पारित हुआ, किंतु इसके पूर्व बिहार में असहयोग का प्रस्ताव पारित हो रहा था। राष्ट्रवादियों ने सरकार से असहयोग आरंभ कर दिया था। 29 अप्रैल 1918 को कांग्रेस ने अपने बम्बई अधिवेशन में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का विचार किया, जिसकी अध्यक्षता बिहार में प्रसिद्ध बैरिस्टर हसन इमाम ने की। अधिवेशन में रिपोर्ट पर असंतोष जाहिर करते हुए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालने के हसन इमाम के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल को इंग्लैंड भेजने का प्रस्ताव किया गया। इसी बीच क्रांतिकारियों के दमन के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा रॉलेट एक्ट के कुछ उपबंध का इस्तेमाल किया गया। इससे काले कानून के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जन आंदोलन छिड़ गया। 6 अप्रैल 1919 को हड़तालें हुई। असहयोग आंदोलन के क्रम में मजरूल हक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी अन्य नेताओं ने विधायिका के चुनाव से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। महेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण, ब्रजनंद सिंह आदि ने अदालतों का बहिष्कार किया। छात्रों को वैकल्पिक शिक्षा प्रदान करने के लिए पटना गया रोड पर एक राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। इस राष्ट्रीय महाविद्यालय को ही प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उदय 6 फरवरी 1921 को गांधी जी द्वारा किया गया। मजरूल हक इसके कुलाधिपति, ब्रजकिशोर इसके कुलपति और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महाविद्यालय के प्राचार्य बने। 30 सितंबर 1921 को मजरूल हक ने सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार को निकालना आरंभ किया। 22 दिसंबर 1921 को ब्रिटेन के युवराज का पटना आगमन हुआ और इस दिन पूरे शहर में हड़ताल रखी गई। असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा का कांड गांधी जी ने आंदोलन स्थगित करा दिया। इसके बाद 10 मार्च 1922 को गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए। इस घटनाओं का बिहार पर भी असर हुआ। असहयोग आंदोलन का प्रभाव समाप्त होने लगा। खिलाफत आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन ने बिहार में राजनीतिक चेतना जगाने में निर्णायक भूमिका निभाई। बिहार अब पूरी राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य धारा जुड़ गया। इन आंदोलनकारों का सबसे व्यापक प्रभाव तत्कालीन मुजफ्फरपुर और शाहाबाद जिले में देखा गया। आरा, गया, रांची, गिरिडीह, मुंगेर, किशनगंज और पूर्णिया के नगर भी इसमें प्रभावित हुए। पटना इसका मुख्य केंद्र था। मुसलमानों में एक नई चेतना जगी। ब्रिटिश सरकार ने असहयोग के क्रम में ही फुलवारीशरीफ में मौलाना सज्जद एवं इमारत शरिया संस्था गठन किया, जो अभी भी सक्रिय है। इसका कार्य क्षेत्र बिहार एवं उड़ीसा था और इसके माध्यम से मुसलमानों द्वारा सभी धार्मिक और सामाजिक मामलों में सरकारी संस्थाओं की सहायता के बिना निर्णय लेने के लिए इनका समाधान करने की व्यवस्था की गई। 1922 में कांग्रेस का स्वराज दल 1922 में कांग्रेस का 38वां अधिवेशन बिहार में गया नगर में हुआ। इसके अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा विधायिका में भाग लेने या इसके बहिष्कार को जारी रखने के मुद्दे पर बहस हुई और निर्णायक बहिष्कार के पक्ष हुए, परंतु मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, सत्यमूर्ति आदि विधायिका में प्रवेश करने के पक्ष में थे। इन्होंने स्वराज दल का गठन किया। बिहार में फरवरी 1923 में स्वराज दल की शाखा का गठन हुआ तथा श्रीकृष्ण सिंह इसके नेता बन गए। 2 जून को पटना में इसकी आरंभिक बैठक हुई। बिहार में स्वराज दल का विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। स्वराज दल की बिहार में विफलता दिसंबर 1923 तक स्पष्ट हो चुकी थी। 1925 तक यह दल अप्रभावी हो गया। साइमन कमीशन का बहिष्कार 1928 में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ।
सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक आयोग भारत में मॉन्टफोर्ट सुधार की प्रगति की जांच करने के उद्देश्य से संगठित हुई, जिसके सभी सदस्य गोरे थे। राष्ट्रवादियों ने इसके बहिष्कार का निश्चय किया। बिहार में अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए नौजवानों को संगठित करने और विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई गई। 12 दिसंबर को आयोग के पटना तथा 24 दिसंबर को रांची पहुंचने पर इसके विरुद्ध प्रदर्शन हुए, काले झंडे दिखाए गए और आयोग का बहिष्कार हुआ। बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक एक संगठन स्थापित की। 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना, जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। इसके अन्य सदस्य में राम वृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिंह, योगेंद्र सिंह शुक्ल, अब्दुल बारी कपूरी ठाकुर, बसवासी आदि प्रमुख थे। एक और जहां इनका तालमेल कांग्रेस सोशलिज्म पार्टी से रहा, वहीं दूसरी ओर इन्होंने किसानों और मजदूरों को संगठित करने और राजनीतिक स्तर पर सचेत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इसकी गतिविधि बहुत बड़े पैमाने पर रही। नेताओं ने इस आंदोलन के द्वारा सर्वस्व त्याग का ज्वलंत आदर्श देशवासियों के रखा। ऐसा ही उद्देश्य से प्रेरित एक अन्य संगठन फॉरवर्ड ब्लॉक था, जिसके संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। 20 अक्टूबर 1940 को बिहार प्रांतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की कार्यकारिणी की पटना में हुई। इस संगठन पर सरकार की कड़ी निगरानी थी। मार्च 1942 तक इसके प्रमुख नेता बिहार में कैद हो चुके थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रस्ताव को पारित हुआ। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। इस अधिवेशन में संपूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव भी पारित हुआ। 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने की फैसला हुई। 26 जनवरी 1930 को बिहार में स्वाधीनता दिवस उत्साहपूर्वक ढंग से मनाया गया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी को दांडी यात्रा आरंभ हुई और 5 अप्रैल को उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन कर सत्याग्रह प्रारंभ किया। इस नमक सत्याग्रह में बिहार के दरभंगा निवासी एवं गांधी जी के निकट सहयोगी श्री गिरिवर्धन चौधरी उर्फ कारो, जिन्हें बापू के साथ साबरमती आश्रम में काफ़ी समय बिताया था, शामिल थे। बापू के समय साबरमती आश्रम में दांडी के लिए प्रस्थान करने वाले 78 स्वयंसेवक गिरिवर्धन चौधरी बिहार के एकमात्र प्रतिनिधि थे। बिहार में नमक की सत्याग्रह का आरंभ 15 अप्रैल 1930 को चंपारण और सारण जिले में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व पटना में जगत नारायण लाल शरण, गिरीश तिवारी चंद्रिका और मुजफ्फरपुर में राम दयालु सिंह, रामानंद सिंह आदि, मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह, दरभंगा में सत्यनारायण सिंह आदि ने किया। 4 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तारी हुई और इसके विरोध में पूरे बिहार में प्रदर्शन तथा 9 मई 1930 को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विदेशी वस्त्र और शराबों की दुकान के आगे धरने का प्रस्ताव रखा। इस आंदोलन के क्रम में बिहार में चौकीदारी कर बंद कर देने के लिए आंदोलन हुए। 26 जनवरी 1932 को समस्त बिहार में स्वाधीनता दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने अपने एक वक्तव्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की सलाह दी। 18 मई 1934 को बिहार कांग्रेस कमेटी ने इसका समर्थन किया था। बिहार में आंदोलन स्थगित हुआ। नासाक पिंड आंदोलन का योगदान विशेष रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन के दिनों में नमक कानून भंग करने के लिए रहा। नासाक पिंड नामक स्थान पटना जिला में है, जिसे नमक कानून भंग करने के लिए चुना गया था। पटना में 16 से 21 अप्रैल 1930 के बीच नासाक पिंड चलो का नारा
गूंजा करता था और यह लोगों में महात्मा गांधी के आह्वान पर नमक सत्याग्रह चलाते रहने का दृढ़ संकल्प और पुलिस के जुल्म को आगे कभी नहीं झुके। 16 अप्रैल 1930 को सर्च लाइट के मैनेजर और पटना नगर कांग्रेस कमेटी के सचिव अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में लोगों का एक जत्था पटना के नसाकपिंड नामक स्थान की ओर नमक कानून भंग करने के लिए चला, परंतु पुलिस द्वारा इस रास्ते में ही रोक कर कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इससे लोगों में उत्तेजना फैल गई और पुलिस से उनका संघर्ष हुआ। इसी बीच दूसरी तरफ कुछ जत्थे नसाकपिंड पहुंचे, नमक बनाकर नमक कानून भंग किया। इस आंदोलन में बिहार के अनेक प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। इसमें प्रमुख प्रोफेसर अब्दुल बारी, राजेंद्र प्रसाद, आचार्य JB कृपलानी आदि। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 5 अगस्त 1942 को मुंबई में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव को 8 अगस्त को स्वीकार कर लिया और गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 9 अगस्त को सरकार ने अध्यादेश जारी करके कांग्रेस को गैर कानूनी संगठित घोषित कर दिया। 9 अगस्त 1942 को राजेंद्र प्रसाद, मथुरा बाबू, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह बाबू इत्यादि बिहार के नेता गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि श्री बलदेव सहाय ने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया। सीताराम केसरी, श्री कृष्ण, श्रीमती भगवती देवी आदि ने आंदोलन को संगठित करने में अहम भूमिका निभाई। 11 अगस्त 1942 को विद्यार्थियों के एक जुलूस ने पटना में सचिवालय भवन के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया। पुलिस की इस कार्रवाई पर पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी WC आर्चर के आदेश पर पुलिस ने निहत्थे छात्रों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। इस गोलीकांड में 7 छात्र उमाकांत प्रसाद, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, द्विवेदी देवी पद चौधरी, राजेंद्र सिंह, रामू गोविंद सिंह और जगपति कुमार शहीद हो गए तथा अनेक छात्र घायल हुए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस स्थान पर शहीद स्मारक का निर्माण हुआ। इस स्मारक का शिलान्यास जहां बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम के हाथों 15 अगस्त 1947 को हुआ, वहीं इसका औपचारिक अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 1956 में हुआ। पटना सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942 के शहीद उमाकांत प्रसाद सिन्हा उर्फ रमन जी, निवासी नरेंद्रपुर सारण, रामानंद सिंह शहादत नगर पटना, सतीश प्रसाद झा खड़हारा भागलपुर, जगपति कुमार खरकटी औरंगाबाद, देवीपत चौधरी सिलहट जमालपुर, राजेंद्र सिंह वनवारी चौक सारण, राम गोविंद सिंह दशरथ पटना। इस गोलीकांड के विरोध में 12 अगस्त 1942 को पटना में संपूर्ण हड़ताल रहे। थैंक यू दोस्तों। अगर यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले पार्ट में भी आधुनिक बिहार के बारे में ही हम जानकारी लेकर के आएंगे।